हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम का जो थर्मोडायनेमिक्स है फिजिक्स में उसके क्वेश्चन बैंक के डाउट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है, देखिए आप, देर आर टू सिमिलर मेटालिक स्ट्रिप, वन ऑफ कॉपर एंड अनदर वन इज ब्रास। ओके, मैंने ऐसे रखा हुआ है, देखिए ब्रास एंड कॉपर। सर ऐसे क्यों रखा है उसको, तो अभी आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, अल्फा बी लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ ब्रास इज मोर देन कॉपर, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ द कॉपर। तो ये देखिए, इसलिए मैंने ब्रास को बाहर रखा हुआ है और सीयू को अंदर रखा हुआ है, इसका एक्सपांशन ज्यादा है कोएफिशिएंट, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, मैं डेल्टा टी जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बोथ स्ट्रिप्स फॉर्म एन आर्क ऑफ रेडियस आर, उसने दिया हुआ है, तो ऐसे आर्क के फॉर्म में वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। देन आर इज व्हाट, तो पहला ही मैं बात कर रहा हूं, देखो डेल्टा टी दिया है, ये रहा, अल्फा दिया हुआ है, ये रहा, और आर्क के फॉर्म में लेंथ बढ़ रहा है, तो लेंथ का ये रहा। सर ये ये सर एक्सपेंशन वाली बात आती है, तब मेरे पास एक ही सवाल होता है, एज वी नो दैट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल जीरो डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब एल माइनस एल जीरो, अल्फा एल जीरो, सॉरी डेल्टा टी। एल जीरो को सामने ले जाऊंगा और कॉमन निकालूंगा, सो इट बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। ब्रास के बारे में बात करूं तो एल बी एल अल्फा बी, ठीक है। चलिए, मैं लेंथ ऑफ ब्रास फाइंड कर सकता हूं, मेरे पास फंडा फोकस है, कैसे पता है, देखिए रहा, ये एक्चुअली में लेंथ ब्रास का मतलब आर्क, सो आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा, समझ में आ रहा है। तो देख, अब की बार ये रेडियस है क्या, लेकिन ब्रास के लिए रेडियस क्या हो गया है, यस सर, इतने तक आर है, और जो ब्रास का यस थिकनेस है वो भी दिया हुआ है डी, तो ब्रास का एक्चुअली में टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, आर प्लस डी इंटू थीटा, तो ये हो गया ब्रास का लेंथ। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे उठा के रखते हैं, आर प्लस डी इंटू थीटा, एल जीरो वन प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। क्वेश्चन 1, भैया आ जाओ फॉर कापर, का बोलते हो भैया, फॉर कापर, सेम सेम डेल्टा एल यही लेना, मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इसके लिए लिख रहा हूं। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें भी एल सी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे रे ओ बबुआ, कैसे फाइंड करोगे, इसका फंडा देखिए तो जरा। हाँ, इसमें भी सेम, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। हाँ सर, कॉपर का रेडियस आ रही है, इतना ही है, तो ये सही है, बराबर है, आर थीटा ही आंसर आएगा। तो चलिए, लेंथ ऑफ कॉपर इज आर थीटा, एल जीरो वन प्लस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी, ये हो गया इक्वेशन आपका 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 कीजिए आप, 1 डिवाइड बाई 2 कीजिए आप, तो क्या आ रहा है देखिए, आर प्लस टी इंटू थीटा अपॉन आर थीटा, भाई इसका और ये डिवाइड करना है, एल जीरो वन प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, एल जीरो वन प्लस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी, क्या कट रहा है, ये थीटा थीटा को, आर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो आर अपॉन आर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा डी अपॉन आर। बोल समझ में आ रहा है कि जा रहा है। ऊपर बच गया है ये सिस्टम, ये जो नीचे है उसके ऊपर पावर 1 है, ये ऊपर ले जाऊं पूरा का पूरा, तो पावर क्या हो जाएगा, -1। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है। अब इसके आगे दोस्तों बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं थोड़ा उनको दिक्कत रहेगा, क्योंकि मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं। हाँ, एक चीज था, आपको याद हो तो, बाइनोमियल एक्सपांशन, मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है। हाँ, इसको ही आगे मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, 2 मिनट शांति रखिएगा खाली। बाइनोमियल एक्सपांशन, ओके। मैं सपोज एक बात बोल रहा हूं, 1 प्लस, मेरे पास कुछ है x रेस टू माइनस n है, इसका एक्सपांशन करना है, इसको विस्तृत करना है, तो चलिए 1 माइनस ये यहां पे आएगा, एन एक्स प्लस
आगे स्क्वायर वाला टर्म प्लस क्यूब वाला टर्म, ऐसे ऐसे आएगा एक्सपांशन इसका, ठीक है। अब ये पॉसिबल कब है बाइनोमियल एक्सपांशन? जब x का वैल्यू व्हेन x इज लेस देन 1 हो तब, ये फिक्स है बात, x लेस देन 1 हो तब, हाँ ये याद रखना। तो चलिए फॉर्मूला में क्या था, 1 का 1 और यहाँ पे जो माइनस n था यहाँ पे आ गया माइनस nx, ठीक है। और ये आगे आएगा स्क्वायर क्यूब 4 ऐसा सब टर्म आएंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए आगे जाके x खुद छोटा है 1 से, मैं मान लू कि x है 0.2, अब तू सोच x स्क्वायर करूंगा तो 0.04, ओ सर बहुत कम हो गया। अब तू सोच मैं क्यूब करूंगा तो बहुत कम हो गया, इसलिए क्या करते हैं इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो आ जाता है 1 माइनस nx आंसर, ठीक है। जो हमारी बात होने वाली है, अब मेरे पास जो टॉपिक है ये रहा 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी रेज टू -1, ऊपर वाले ऐसी बात कर रहा हूं, तो 1 माइनस, इसमें था माइनस nx तो इसमें था -1 अल्फा सी डेल्टा टी, और बाकी सब क्या करेंगे नेग्लेक्ट। क्यों भैया नेग्लेक्ट करेंगे? सर इसमें तो आपने बोल दिया x छोटा था, भाई इसमें ये देख अल्फा सी लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ द कॉपर 10⁻⁻5 में आता है दोस्त, तो कितना छोटा होगा? अब सोच उसके आगे उसका स्क्वायर कितना छोटा होगा, उसका क्यूब कितना छोटा होगा, मतलब आगे सारा नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देख दोस्त 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी का ऊपर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? चलो दूसरे पेज पे करवाता हूं अभी, चलो ठीक है। तो आ जाइए 1 प्लस डी बाय आर, ये वाला ही कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा बी ब्रास का, और ये इसकी जगह पे क्या रख दूं भैया? सर अभी सस्ता वाला हमारे पास आ गया था ना, अल्फा सी डेल्टा टी। चल भाई ब्रैकेट कर, हाँ 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी, ब्रैकेट खोलो भैया ब्रैकेट खोलो। हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सही है ये सही है ये सही है। ये देखिए सर अल्फा बी 10⁻⁻5 और अल्फा सी भी 10⁻⁻5 वाला सिस्टम, -3 -5, तो अब सोचिए कितना छोटा होगा, मतलब कि नेग्लेक्टेड। सो 1 प्लस इतना बचा, देखो आप देख सकते हो, हाँ अल्फा बी प्लस सी को कॉमन निकाल रहा हूं, 1 प्लस डी अपॉन आर, ये 1 कौन, डी बाय आर इज इक्वल्स टू अल्फा बी प्लस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। सो आर उधर जाएगा और ये नीचे आएगा, डी बाय अल्फा बी प्लस अल्फा सी। अरे एक मिनट, हाँ दोस्त यहाँ पे रॉन्ग हो गया ना, यहाँ पे माइनस था, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस, ओके यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। चलिए आर इज इक्वल्स टू डी बाई आर और ये डेल्टा टी, ये तेरा रेडियस हो गया। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात है, ठीक है। चल थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन बैंक का डाउट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉपर स्पीयर ऑफ मास 1 kg इज हीटेड अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। मेरा कॉपर का स्पीयर है, 1 kg उसका मास है और टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट इज प्लेस्ड ऑन अ बिग पीस ऑफ आइस। ये आइस का एक टुकड़ा बनाया है मैंने, मस्त बनाया ना। तो फिर दोस्त चल 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे, देन हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितना आइस मेल्ट होगा, मतलब उसका मास फाइंड करना है, ठीक है। चल दोस्तों आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, सारे वीडियोस बनाऊंगा तगड़े वाले, है ना। अभी खाली डाउट है तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। 500 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर है, उस कॉपर को 500 डिग्री सेल्सियस पे, और ये आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है। आइस को मेल्ट होना है, मतलब आइस को यहाँ जाना पड़ेगा, आइस को मेल्ट होना है, मतलब यहाँ पे आइस को मेल्ट होना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब देख भाई टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको मेल्ट होना है, तो मेल्टिंग के लिए तुझे याद हो तो मेल्टिंग के लिए कितना होता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला याद है, ml डैश याद है, कितना हीट चाहिए, Q इज इक्वल्स टू ml डैश। मतलब आइस इतना हीट
लेगा कहीं से कितना, ml डैश जितना, पक्का। चल अब कॉपर को, कॉपर 500 डिग्री सेल्सियस है, आई 0 डिग्री सेल्सियस है, तुझे पता है हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो कॉपर को यहाँ पे आना है तो 500 डिग्री सेल्सियस के कॉपर कहाँ आ जाएगा, 0 पे, यहाँ पे दोनों मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आइस आके मेल्ट हो जाएगा। अब देख कॉपर को 500 डिग्री सेल्सियस से 0 पे आना है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर लॉस हो रहा है, मतलब दोस्तों उसके लिए हमको याद है तो ms डेल्टा टी हम यूज करते हैं, वही mc डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उसमें Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी या ms डेल्टा टी, और कहीं पे टेम्परेचर सेम हो लेकिन उसका स्टेट चेंज हो रहा हो, मेल्ट हो रहा है या वेपर हो रहा है कुछ भी, तो ml डैश। तो आजा देख दोस्त, तो मैं बोल सकता हूं आराम से लिख सकते हैं, हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर, जो हीट लॉस करेगा वहीं से तो आइस लेगा, तू तो कहीं से दे नहीं रहा है, हाँ, तो हीट एब्जॉर्ब या तो गेन बाय आइस क्यूब, ठीक है। चल ये कितना हीट लॉस कर रहा है सर, mc डेल्टा टी जितना, ms डेल्टा टी जितना, ये कितना हीट ले रहा है, ml डैश जितना। सर दोनों m अच्छे नहीं लगते, इसको m डैश नाम दे देता हूँ। चल भाई, मास ऑफ कॉपर स्फीयर 1, उसका स्पेसिफिक हीट होता है, क्वेश्चन में लगभग दिया हुआ होता है हर बार, एक मिनट, हाँ उसका स्पेसिफिक हीट होता है 400, यस। टेम्परेचर डिफरेंस वो 500 से 0 पे आया तो 500 हो गया, 500 माइनस 0 मतलब 500। मास आइस का मुझे फाइंड करना है, ये लेटेंट हीट है आइस का, आइस को पिघलने के लिए कितना हीट चाहिए, तो 3 पर कितना एनर्जी चाहिए, मतलब 3.5 इंटू 10⁵, सो m डैश इज इक्वल्स टू 400 इंटू 500 अपॉन 3.5 इंटू 10⁵। देख भाई कट 10, ये देखिए मिंडी 2 3 4 5 मिंडी और ये 5 गया, मतलब ऊपर 20 नीचे 35, 5 4 जा 5 7 जा 4/7 लगभग होता है 0.57 kg, बोल ठीक है, केजी में आएगा ना भैया, कॉपर का मास केजी में था, तो ठीक है कौन सा आंसर है देख ले, ठीक। चलो थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन बैंक आउट, क्वेश्चन नंबर 16, तगड़ा क्वेश्चन है दोस्त, हाँ पूरा तेरा रोटेशन का मतलब सब ज्ञान चाहिए इसमें, देखना कुछ है नहीं ऐसे तो। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग स्पेसिफिक हिट s, किसी मेटल का होगा भाई, इसका स्पेसिफिक हिट s हो, रेडियस r हो, is rotating with angular speed f rotation per second about an axis passing through its center। ये रहा भाई स्पीयर है, उसके एक्सिस के थ्रू वो रोटेट करेगा, उसका एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा, ठीक है, कितना होता है वो 2πf। भाई स्पीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगे हाथों मैंने लिख दिया, कितना है 2/5 mr², हम सबको पता है, ठीक है। अब मेन बात क्या है, मेन बात क्या है, जब ये घूम रहा है गोला, नाउ ऑन स्टॉपिंग इट सडनली, मैं इसको सडनली रोक देता हूँ किसी चीज से, हाथ से, मतलब किसी चीज से रोक देता हूँ, हाथ से नहीं रोकना दोस्त, हाँ हाथ जल जाएंगे जबरदस्त लेवल के। इट्स 50, जब इसको सडनली स्टॉप किया, इट्स 50% एनर्जी इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। इसको जब स्टॉप किया तो इसका जो 50% एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं, हाँ। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में यूज करना है, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 50% काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है। तो देखिए, देन फाइंड आउट द डेल्टा टी। पहले तो काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। ऐसे तो हाफ mv² होता है, लेकिन रोटेशन में क्या हो जाता है, mi हो जाता है, v हो जाता है ओमेगा। तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर हमको फॉर्मूला पता है, चल आ जा भाई। हाफ, देख दोस्त, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ i कितना है 2/5 mr², ओमेगा कितना है, ओमेगा से 2πf, तो उसका स्क्वायर 4π² हो जाएगा। चलो ठीक, 2 काटना हो तो काट लो। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा, 4/5 m² r² f²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी बन गया। अब इस काइनेटिक एनर्जी का यूज
किसमें होना है? टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करवाना मतलब हीट देना, है ना। सो दिस kinetic energy, a 50% of kinetic energy is converted into heat. तो Q is equals to 50% of kinetic energy. 50% मतलब आधा, आधा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी कितना है? ठीक है, 2 से 2 तू उड़ा सकता है। अरे परमिशन जाए यस कर, तू भी क्या याद रखेगा, किस अमीर सर से पाला पड़ा था चल भाई, क्यू आ गया। अब दोस्तों ये जो क्यू है ना, वो किसके लिए यूज करने वाले हैं हम? लिखा है उसने, इट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। सर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो तो क्यू कैसा होता है? एमएस डेल्टा टी। हाँ हाँ, डन है, कंप्लीट दोस्तों। चलिए, एम से एम मर गया, डेल्टा टी 2/5 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन एस। बोलिए डन है? कौन सा आंसर है देख लीजिए आप। ठीक है, इतने इजी सम्स हैं दोस्तों, लेकिन आइडिया तो कराने पड़ेंगे ना। चलिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का, थर्मोडायनेमिक्स का। चलिए, अ क्रिस्टल हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन इज ए। ऐसे तो लीनियर को एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होता है? अल्फा। तो उसने बोल दिया है SI क्यूब है कुछ, और उसमें क्या बोल दिया है? क्रिस्टल है। उसमें इसने बोला है कि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ए है मान लो एक्सपेंशन। तो भाई मेरे पास तो 1 2 और 3 में ले रहा हूँ साइड से ना, एक मैं ए सपोज कर लेता हूँ। भाई ये क्या है? ए है। चलो ठीक है। एंड इन ऑल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओहो, इससे अब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी जो मैंने ब्लू लाइंस में बताई है ना, उनका कोएफिशिएंट क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बी है। मतलब अब ये जो ये ए है, तो इससे परपेंडिकुलर ये बी होगा और ये भी बी होगा, है ना। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फाइंड कीजिए। तो आ जाइए भाई, वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो अभी छोटा बच्चा नहीं है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, चल वॉल्यूम एक्सपेंशन है। चलिए पहले भाई लेंथ की भी बात की है उसने ऊपर, मुझे ये फाइंड करना है, लेकिन लेंथ की भी बात कर रहा है तो लेंथ से पहले देख लेते हैं। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चलिए, अब ये लेंथ में तीन बार चेंजेस हो रहे हैं। पहला इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो तीनों को एक एक बार शो करेंगे। तीनों को एक एक बार शो करूं, क्यूब लिख दूं। चल भाई, पहले वाले का क्या हालचाल? चला जा, पहले वाले में L0 1 प्लस भाई अल्फा, ये पहले वाले का अल्फा क्या बन जाएगा? ए। हाँ, क्यों अल्फा का ये नाम दिया है बुक वाले ने। चलो भाई, दूसरे में L0 1 प्लस बी डेल्टा टी। तीसरे वाले में L0 1 प्लस बी डेल्टा टी। मतलब कि L क्यूब इज इक्वल्स टू L0 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 L क्यूब 1 प्लस ए डेल्टा टी 1 प्लस बी डेल्टा टी का स्क्वायर, है ना। चलिए ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। सपोज L क्यूब इज इक्वल्स टू वी, सपोज क्या ले ही सकता हूँ ना सर। हाँ, तो L0 क्यूब इज इक्वल्स टू V0। चलिए रखिए तो इसको, L क्यूब की जगह पे V मतलब V, L0 क्यूब मतलब V0 1 प्लस ए डेल्टा टी 1 प्लस बी डेल्टा टी का स्क्वायर। ये दोस्तों हमने याद है आपको, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बोला था मैंने। यस, ये इसकी वैल्यू, एक्सपेंशन की वैल्यू 10⁻³ -4 -5 ऐसों में होती है, तो ये 1 से छोटे होंगे। 1 से छोटी होंगी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा? मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाया हुआ है, प्लस 2b डेल्टा टी, दैट्स इट। ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और आगे के टर्म्स सारे नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्वेश्चन 2 में देख लीजिएगा, वरना फिर ऐसा होगा अरे यार सर क्या इतना गंदा समझा दिया। चल भाई, ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर। चलो
देखो ये ए और बी दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ए खुद इतना छोटा है 10⁻³ -4 -5 में होगा, और ये बी भी 10⁻³ तो मल्टीप्लीकेशन कितना छोटा होगा, बहुत, तो नेग्लेक्टेड। सो अब आ जाएगा v = v0 1 प्लस, ये देखिए इसमें से क्या आ रहा है, a + 2b × डेल्टा t। चलो इसको इक्वेशन 1 के साथ आप कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इनडायरेक्टली गैमा क्या मिल जाएगा, यस, और गैमा को क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो चलिए कौन सा आंसर राइट है बोलिए, सी, ठीक। चल थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन बैंक का डाउट है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन क्यों लिया मैंने एक्चुअली में, कि विद एयर इनसाइड टायर ऑफ व्हीकल लिखा हुआ है एयर इनसाइड द टायर ऑफ व्हीकल, जो टायर के अंदर एयर होती है उसका कॉन्सेप्ट आप समझना। उसने तो बोल दिया है कि भैया प्रेशर, टायर के अंदर जो हवा भरी हुई है उसका प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और अंदर उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को मैं 300 केल्विन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा है, सडनली टायर बस्ट, टायर फटता है, ओहो सर टायर फटा, बूम, तो सारी की सारी जो हवा थी वो बाहर आ गई टायर के, तो उस हवा, अब ये फटता है ना टायर, तब उस हवा का प्रेशर कितना हो जाता है सर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना, बाहर हवा का जितना है उतना, मतलब 1 एटमॉस्फेयर, जो भाई अंदर था 4, टेम्परेचर इतना था। अब अचानक से टायर फटता है, टायर फटता है तो क्या होता है, हवा बाहर आ गई सारी टायर के अंदर की, तो उसका एटमॉस्फेयर कितना हो गया 1, प्रेशर कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर। अब उसका बाहर टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, पी और टी का रिलेशन डेवलप करना है, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस हो गया, और वापस उसने देख मुझे गेमा भी दिया है, तो पूरा अंदेशा मिल रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। यस दोस्तों, इट इज एन एडियाबेटिक, टायर का फटना एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसका एक अलग से पूरा एडियाबेटिक का वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें पूरा डिस्कशन करेंगे हम कि कैसे ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल बात कर लो ना दोस्त, तो देख, जब साइकिल में हवा, टायर में हवा भरी हुई होती ना, तो टायर के अंदर की हवा, ध्यान से सुनना, टायर के अंदर की हवा का मतलब, सब सपोज, चल एक ऐड करता हूं, टायर के अंदर जो हवा भरी होती है और वापस टायर चलता है, तो जमीन के साथ उसका फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन के कारण अंदर भरी हुई हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, अंदर भरी हुई हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, इतना भी नहीं बढ़ता वरना टायर फट जाएगा, शायद इसीलिए फटा होगा टायर, है ना, प्रेशर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा। अब देखना, टेम्परेचर बढ़ता है अंदर की हवा का, क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन करती है किसके साथ, जमीन के साथ, ठीक है ना, सरफेस के साथ। अब और अंदर भरी हुई हवा का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी और टी का रिलेशन क्या होता है, बोल, यस, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, ले ज्यादा ये कम है, पक्का। तो ये बातें हैं। अब जब मान लो टायर फटता है, हम वाल्व खोल देते हैं अंदर से, तो जो बाहर हवा निकलती है उसका प्रेशर भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है, इसलिए हमको हवा ठंडी ठंडी लगती है थोड़ी थोड़ी सी, यही रीजन है दोस्त। तो देखना, एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है जब, मतलब टायर में से हवा बाहर निकलती है तब टेम्परेचर कम होता है, और जब एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब कि टायर के अंदर हवा होती है तब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। और पूरा एडियाबेटिक का अलग से वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे का, जल्द से चल। अब तो एडियाबेटिक प्रोसेस के और पी और टी का रिलेशन क्या है, आई नो वेरी वेल, ये है ना, ओके। चल भाई, टी फाइंड करना है तो टी को अकेला कर, तो मैं डिवाइड कर देता हूं, गैमा बाई गैमा 1 हो गया कांस्टेंट। चलो भाई स्टार्ट करें, P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2, मुझे T2 फाइंड करना है, तो बोल P1 बाय P2, भाई ये P2 नीचे जाएगा, उस पर भी इतना पावर है, इतने भी इतना पावर है, दोनों को एक साथ लिख देता हूं, और ये हो गया यहाँ पे T1।
चलिए भैया T2 इज इक्वल्स टू T1 है 300, P1 है 4, P2 है 1, मतलब 4 ही आएगा। 1 माइनस गेमा, गेमा का दिया है 7/5 और खाली गेमा मतलब 7/5, 300 और ये 4 है। ये 5 माइनस 7 मतलब कि -2/5 और अपॉन में 7/5, 5 कौन मतलब आंसर क्या आएगा 304 - 2/7। ये आपका आंसर है। देख लेना, ये टेम्परेचर कैलकुलेट करके देख ले, इससे तो थोड़ा कम ही आएगा, ठीक है ना। सो ये आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन बैंक का ना, थर्मोडायनेमिक्स। चलिए देखिए क्या बोला उन्होंने, 5.6 लीटर हीलियम, मतलब कि पहला हीलियम दिया हुआ है He, जिसका वॉल्यूम स्टार्टिंग में कितना है 5.6 लीटर। हीलियम कैसे, एसटीपी पे भैया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसका पूरा एनटीपी, एसटीपी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन सबका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको तगड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी हाल फिलहाल हम देखते हैं। हाँ 5.6 लीटर हीलियम है, हीलियम गैस है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम इतना है। इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड, उसको मैं कॉम्प्रेस करता हूं, एडियाबेटिकली भैया, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड करता हूं और उसका वॉल्यूम क्या बन जाता है 0.7 लीटर। बोलो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है आराम से। इनिशियल टेम्परेचर इज T1, चलो भाई स्टार्टिंग में टेम्परेचर है T1, ठीक है। T2 मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं। सो फाइंड आउट दी वर्क ड्यूरिंग दी प्रोसेस। ओहो सर, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क फाइंड करने का बोल रहे हो आप, तो मुझे तो बचपन से ही आता है। हाँ बचपन से याद है सर, वर्क का फॉर्मूला तुझे याद है क्या था, μr T2 माइनस T1 गेमा माइनस 1। किसी किसी बुक्स में 1 माइनस गेमा लिखा है, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 किया, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये वर्क फाइंड करना है फाइनली, कुछ भी कर। तो वर्क फाइंड करने के लिए मुझे देखिए, मुझे फाइंड क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो म्यू है ही नहीं सर, आर तो ठीक है क्योंकि ऑप्शन में आर चाहिए, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आर फाइंड नहीं करना पड़ेगा। T1 भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि T1 ऑप्शन में है ही, है ना, उसमें आंसर लेना। एक T2 फाइंड करना पड़ेगा, तो देख भाई म्यू फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, गैमा। तो ये 3 चीजें फाइंड कर लूंगा, इसमें रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए भैया म्यू का फंडा हम पढ़े, सर म्यू पता नहीं, लेकिन 22.4 लीटर पे 1 मोल होता है म्यू। तो हमें तो कितना लीटर दिया है स्टार्टिंग में, तो 5.6 लीटर पे कितना मोल होगा हीलियम गैस। सो मोल इज इक्वल्स टू 5.6 अपॉन 22.4, अप्रोक्स 1/4 आंसर आएगा, ठीक है ना। काट पीट के देख लीजिएगा। ओके चलिए, ये हो गई बात आपकी, क्लियर है। अब टेम्परेचर फाइंड करना है और फिर गैमा फाइंड करना है। पहले गैमा फाइंड कर लेते हैं, आ जाइए। गैमा के लिए क्या सर, हीलियम है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। सो गैमा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f, 1 + 2/3। सो गैमा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा 5/3। चलिए हो गया गैमा। अब आ जाता हूँ T2 पे। तुझे नहीं पता है दोस्त तो मैं बोल देता हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये रिलेशन है T और V के बीच में। हाँ पक्का, TV गैमा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हाँ भाई वो तू बोल रहा होगा PV गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हाँ ये P और V के बीच में रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। इसका यहाँ पे काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख मुझे V और T दिया है, V और T दिया है, तो मैं कौन सा रिलेशन लिखूंगा, TV गैमा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। चल भाई आजा, T1 V1 गैमा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गैमा -1। हाँ एक बार पहली कंडीशन, दूसरी बार दूसरी कंडीशन, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। चल भाई T2 फाइंड करना है, T1 ये V2 वाला इसके नीचे जाएगा और दोनों का पावर सेम है तो एक बार लिख दिया दोनों को इकट्ठा करके, ठीक है। T2 इज इक्वल्स टू T1 V1। अब बोल V1 कितना है 5.6, V2 कितना है 0.7, गैमा कितना है
5/3 और -1। चलिए बोलिए T2 इज इक्वल टू T1, इसको कट करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आएगा 8 और ये हो गया 3, 5 - 3 2/3। तुझे पता लग रहा है दोस्त, 8 को लिख सकते हैं 2⁻3, ये 3 3 कौन, मतलब 4T1। समझ में आया, T2 भी आ गया। अब बोल तू, सारा का सारा खेल समझ में आ रहा है। म्यू आर T2 - T1 गैमा -1। चल भाई, म्यू कितना 1/4, आर ओसे का ओसा। T2 कितना 4T1 - T, गैमा कितना सर 5/3 और -1 आर, और ये 4T - 1, 4T1 - T1 मतलब 3T1, और ये हो गया 3 यहाँ पे जाएगा, 5 - 3 2, 4 × 2, और जो नीचे 3 था वो ऊपर जाएगा इंटू 3 होके, 3 3 9 आर T1 और अपॉन 8। ये हो गया वर्क डन। ठीक है, कौन सा आंसर है मेरा भैया? ठीक है, ऑप्शन डन। चल डी आंसर है ना तेरा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन बैंक का डाउट नंबर है 65 से 66, दोनों साथ में लिए हैं, दोनों सेम कॉन्सेप्ट के इसलिए। चलिए क्या बोल रहा है, इफ गैमा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हिट्स। सर गैमा स्पेसिफिक हिट का रेशियो है, स्पेसिफिक हिट का रेशियो ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ठीक है, आर एंड आर इज अ गैस कांस्टेंट पता है हमको, देन मोलर स्पेसिफिक हिट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV फाइंड करना है और CP फाइंड करना है, दोनों अलग से। क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चन में आप देख लेना, जगह कम पड़ रही थी फिर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। चल आज आप ट्राई करता हूँ। आप एक रिलेशन और जानते हो, CP - CV इज इक्वल टू R, ये बढ़िया रिलेशन है। चले आ जाइए, इस रिलेशन पर से ही हम आगे बढ़ते हैं। मुझे CV अलग से फाइंड करना है, CP अलग से फाइंड करना है। चला जा भैया, देख अब मेरे पास ये CP - CV अपॉन इज इक्वल टू R है, डिवाइड बाई CV से डिवाइड कर दो तो CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV 1 और R अपॉन CV। ये CP/CV क्या है देख, गैमा, सो गैमा -1 इज इक्वल टू R बाय CV, तो ये CV इज इक्वल टू R बाय गैमा -1 हो गया। अब फाइंड करने को बोल रहा है CP, तो CP/CV इज इक्वल टू R है तेरे पास, तो CP इज इक्वल टू R इंटू CV हो गया, CV ये रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तेरे को? यस यस यस, इसलिए पहुंच गया था वीडियो यहाँ पे। एक्चुअली CP/CV इज इक्वल टू गैमा है ना, ये रहा। ओके, सो गैमा अब CV क्या आया, R अपॉन गैमा -1 दोस्त, समझ में आ रहा है? तो ये CP और CV का वैल्यू, तो वापस से CP - CV करके देख ले, R ही आएगा। ठीक, अब दोस्त आपको समझना हो तो कि CV का एक्चुअल वैल्यू ये तो है इन टर्म में है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में फाइंड करना हो तो कैसे करें? ये आपका क्वेश्चन फिनिश्ड हो चुका है, एक्स्ट्रा फंडा फोकस सीखने जा रहे हैं हम। चला जा, तू जानता है दोस्त इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? यस सर जानता हूँ। यस, कैसे आया था पता है तुझे? कोई Q हीट ले रहा है और W जितना वर्क कर रहा है, मान लो Q 10 जूल जितना हीट लिया और वर्क हुआ 8 जूल जितना, मतलब कि 2 जूल उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये जो पड़ा हुआ है वही इंटरनल एनर्जी है। 10 - 8 हो गया 2, तो लिख सकता हूँ फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। चले आ जाइए, तो DQ फाइंड करना हो तो DU प्लस DW है ना। चलो अब मैं 8 कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, 8 कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो वर्क डन 0, तो मेरे पास आएगा DQ इज इक्वल टू DU। अब मैं दोनों को DT से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ये कब हो पा रहा है? जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो तब हो पा रहा है। दोस्तों हम बहुत सारे चैप्टर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले आगे पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जो इंटरनल एनर्जी होता है, हाँ E से भी डिनोट कर सकते हैं उसको, वो F/2RT होता है। चल भाई DU/DT कर, तो F/2R DT/DT गॉन, तो बोल DU/DT क्या आ रहा है? FR/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? FR/2 आ रहा है, तो चल यहाँ पे लिख दे FR/2 DQ/DT V इज इक्वल टू FR/2। DQ/DT को कैसे लाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसका भी फंडा फोकस है मेरे पास। तू जानता है दोस्त स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू
क्यू अपॉन मोल इंटू डेल्टा टी, ये मोल को यहाँ पे भेज दे, सी म्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। और 1 मोल की बात हो रही है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो यहाँ पे सी वी और 1 मोल चला गया, तो डी क्यू बाई डी टी वी तो क्या लिख सकता है सी वी। सो सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाय 2। बोलिए है कि नहीं डन। चल ऐसे ही मैं सी पी फाइंड करवाता हूँ। चल देख, वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। आजा, डी क्यू को हीरो बना, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब ये दोस्तों डी डब्ल्यू को कांस्टेंट प्रेशर पे क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। ठीक है, चल पी डी वी नहीं है मेरे पास, फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ आइडियल केस के लिए पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। चल पी कांस्टेंट है तो वी चेंज होगा, म्यू आर कांस्टेंट है तो टी चेंज हो जाएगा। 1 मोल के लिए म्यू गया तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी लिख सकता हूं मैं। चल देख, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी मैंने लिखा हुआ है। हाँ वही डी टी या डेल्टा टी। चल अब डी टी से डिवाइड करो। ठीक है, तो देख डी क्यू बाई डी टी पी डी यू बाई डी टी, लास्ट में हम फाइंड कर चुके, डी यू बाई डी टी क्या आता है एफ आर बाई 2 लिख दिया, प्लस ये डी टी तो गया है तो ये आर बचा। ये डी क्यू बाई डी टी क्या आता है सी, प्रेशर पे तो पी, तो एफ आर बाई 2 आर। अब ये देख सी पी माइनस सी वी कर तो भी आर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चल थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन बैंक, गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन बैंक है उसका 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी वे में यार, फिजिक्स मतलब समझ ले जलसा है दोस्त, है ना। पढ़ उसको, वो सामने से बोलेगा तेरे को, मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, चला सिंपल लिख। ओ भैया एडियाबेटिक प्रोसेस, मैं तो बादशाह हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीजें भूल के सीधा एडियाबेटिक पे आ जाओ। बोल हो गया कि नहीं छोटा फिजिक्स, है ना। रेंज तो 0 से इनफाइनाइट है। एडियाबेटिक बोला मतलब दूसरा सब कुछ भूल जा तू। चल, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। ये है, ये मुझे दिया है, लेकिन एक्चुअल में एडियाबेटिक में पी और टी का रिलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, उसके ऊपर से हमारा फिर गैमा आ जाएगा। तो चलिए, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये बेसिक उसका फॉर्मूला है ना, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मुझे पी वी नहीं चाहिए, मुझे तो टी के साथ रिलेशन डेवलप करना है इसका, है ना। तो चलिए मैं बोल सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो वी को निकाल के, चलो भाई वी साहेब तुम्हारा काम पत गया, निकलो। तो वी की जगह पे क्या करूँ दोस्त, म्यू आर टी अपॉन पी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये देखो म्यू और गैमा है ना वो कांस्टेंट है, तो सामने कांस्टेंट के साथ चले जाएंगे। अब बचा क्या, टी के ऊपर गैमा और नीचे पी के ऊपर गैमा, यहाँ पे 1 तो है ही, इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ रहा है, ये पी के पास 1 है, ये जो पी के पास 1 है वो गैमा नीचे से ऊपर जाएगा तो गैमा भी क्या हो जाएगा, बोल। गैमा भाई पी के ऊपर 1 है और नीचे गैमा है तो 1 माइनस गैमा। समझ में आ रहा है क्यों, समझ में आ रहा है क्यों। नीचे गैमा था, ऊपर गया माइनस गैमा हो गया, और बेस इक्वल होता है तो ऊपर माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, चल पावर का है ना। हाँ ठीक, अब मुझे पी के ऊपर कुछ नहीं चाहिए, क्यों, यहाँ पे पी के ऊपर कुछ नहीं है इसलिए। तो मैं 1 माइनस गैमा से डिवाइड कर दूं, दोनों को करना पड़ेगा भैया। तो वहां से सब कुछ निकल गया, 1 माइनस गैमा अपन 1 माइनस गैमा कट, है ना। और इसके गैमा अपन 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चल भैया, ये कॉन्स्टेंट अपॉन टी नीचे चला गया भाई। अब ये टी नीचे चला गया है, सामने टी ऊपर जाएगा तो सर माइनस हो जाएगा, और माइनस को हटाने के लिए मैं ऊपर क्या कर दूंगा, ये 1 माइनस गैमा है उसको गैमा माइनस 1 कर दूंगा। अब बोल, और ये कांस्टेंट तो है ही, P इज प्रोपोर्शनल टू टी गैमा अपॉन गैमा माइनस 1। अब जो मुझे दिया था उससे कंपेयर कर, अब जो मुझे दिया था उससे कंपेयर कर। तो बोल, ये इसका इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चल लगा यहीं पे करते चल ना, हो जाएगा सॉल्व। गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 गैमा इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 गैमा माइनस 3। ये गैमा इस साइड जाएगा 2 गैमा, और ये माइनस 3 साइड जाएगा प्लस 3। सो गैमा इज इक्वल्स टू 3/2। इतना इजी है दोस्त, है ना। चल थैंक। हेलो स्टूडेंट,
चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बैंक में। आपने जो डाउट पूछे वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। हाँ जी, मान लो कि कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं सारे सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में म्यू मोल जो आर्गन गैस है इट्स शोन इन द फिगर। ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, उसमें आर्गन गैस के बारे में पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, कैसे वर्क हो रहा है, कैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये सब। एफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज, भाई एफिशिएंसी के लिए तो 1 माइनस T2/T1 ये फॉर्मूला है। क्योंकि देख फिगर में भी देख T1 T2 T1 T2 दिया है और फॉर्मूला भी ये तो है ही फिक्स। मतलब मुझे T2 और T1 फाइंड करना है, मेरा एफिशिएंसी आ जाएगा। अब तू T2 फाइंड कैसे करेगा और T1 फाइंड कैसे करेगा, चल देखते हैं। पहला पॉइंट पकड़ता हूं, 8 पॉइंट ए, ये सिर्फ म्यू मोल गैस है और आइडियल गैस है पूरा। चलिए पॉइंट ए पर क्या मैं जानता हूँ, पीवी फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो चल पॉइंट ए के लिए P1V1 म्यू आर T1, पॉइंट ए के लिए तो चला जाए। पॉइंट ए पे प्रेशर कितना, पॉइंट ए पे प्रेशर कितना 10, वॉल्यूम कितना, हाँ इसी पे वॉल्यूम का ये रहा 1 म्यू और आर पता नहीं है तो ऐसे कैसा रखा। T1 कितना, टेम्परेचर कितना है सर, T2 है तो T2, तो बोल T2 इज इक्वल्स टू कितना 10/म्यू आर आ गया। कंप्लीट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? ओके, चलो उसे का ओसा 8 पॉइंट बी बोल, चल P2V2 इज इक्वल्स टू म्यू आर T2 है ना। चल भाई पॉइंट बी पे प्रेशर कितना सर 10 ही है, वॉल्यूम कितना 2 है, ये रहा भाई, ये रहा वॉल्यूम का भाग है और ये जो एक्सेस है वो प्रेशर का है। ठीक है, म्यू आर उसे का सर T2 कितना है सर, इसमें T1 दिया है, कोई बात नहीं। सो फाइनली T1 इज इक्वल्स टू 20/म्यू आर। आगे T2 और T1, चलिए हो गई अपनी तो चांदी। T2 कितना 10/म्यू आर, T1 कितना 20/म्यू आर, म्यू आर कौन 10 1 जा 10 2 जा, फाइनली 1 माइनस 1/2 मतलब 0.5। 0.5 को परसेंटेज में घुमाने के लिए टक टक 50%। बोल समझ में आ रहा है? चल थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बैंक का 76 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ द बी वर्सेस पी। सर ये बी नहीं है ना, बल्क मॉड्यूलस वाला बी नहीं है ये। बी वर्सेस पी, प्रेशर, पी फॉर प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, वेयर बी इज कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस जो दिया है -dV/dP/V, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ dV/V/dP। ओके दोस्तों, ये जो बी है ना कॉम्प्रेसिबिलिटी है, याद है आपको बल्क मॉड्यूलस का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस 1/बल्क मॉड्यूलस। सर उसको तो हमने के से डिनोट किया था। हाँ तो कोई बात नहीं, अब की बार उसने बुक वाले ने ऐसे डिनोट किया है, टेंशन नहीं। चल ठीक है, आजा हम बात कर रहे हैं। उसने बोला है ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है और प्रेशर का है उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। सर मुझे रिलेशन पता हो तो मैं ग्राफ 2 मिनट में बोल दूंगा। तो चलो बी और पी के बीच का रिलेशन हम फाइंड करते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी और प्रेशर के बीच का। फॉर एन आइडियल गैस, सर इट इज गिवन टू यू, सर सब चीजों का मतलब होता है आइडियल गैस है पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। चलिए पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी का मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं होता रे, म्यू कांस्टेंट है, मोल आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर उसने बोला है कांस्टेंट है इसलिए ले रहा हूं, होता है? चलिए अब दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन का लॉ लगाएंगे। पहला ओसे का ओसा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ओसे का ओसा पहले का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का तो क्या होता है 0। सो पी डीवी इज इक्वल टू -v dp। ठीक है, चलिए अब तू देख सकता है, इसको पूरे को नीचे ला और पी को नीचे ले जाए यहाँ पे। ठीक है, माइनस यहाँ पे रखे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुझे कुछ दिख रहा है दोस्त? यस सर, ये चीज और ये सेम है, मतलब कि ये क्या हो जाए कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉरी 1/P, मतलब B इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। भाई
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आंसर। बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये सारे ग्राफ्स होते हैं दोस्त, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेज टू 2 हो, -2 हो, कुछ मतलब ऐसा हो तो उसके लिए अलग अलग ग्राफ होते हैं। ठीक, इसके लिए आपका ये ग्राफ है। चलिए, डन है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन बैंक का डाउट है थर्मोडायनेमिक्स का 89 नंबर का। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 1/6। 1/6 मैं फॉर्मूला तो जानता हूँ, ठीक है। 1/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। कभी काम में आएगा, रख भाई इक्वेशन 1 बना के। अब आगे पढ़ो। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस। भाई इसमें देख, तुझे पता है T2 लो टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 हाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स, पता है ना। अब जो ये T2 है उसने क्या कहा, T2 को अब रिड्यूस कर देता हूं तो नया सिंक का टेम्परेचर क्या मिलेगा, T2 माइनस 62, देखा ना, इट रिड्यूस्ड बाय 62। ओके, एंड इट्स एफिशिएंसी बिकम्स डबल। अब जो एफिशिएंसी होगी वो जो पहले थी 1/6 उससे डबल हो जाएगी 2/6, ठीक है। तो हीट सोर्स का टेम्परेचर क्या रहेगा वो फाइंड करना है। आ जा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। T1 2/6 इज इक्वल टू 1। अब ये जो T2 है वो नया वाला हो, T2 डैश, हाँ, तो कितना T2/62, और ये T1 तो T1 ही है, उसमें कुछ चेंजेस का बोला नहीं है मुझे। चल, 2/6 इज इक्वल टू 1। ये T1 इसके साथ जा सकता है T2 के साथ, हाँ। अरे बचपन में था ना A + B/C, तो A C के पास, C A के पास भी जाता था और B के पास भी जाता था, ये सिस्टम होती है ना। हाँ, तो चल सेम सिस्टम है, T2/T1 कर दूंगा। हाँ, अब ये देखना हो माइनस माइनस प्लस है, और ये 62/T1 कर दूंगा। अब इक्वेशन 1 में देख दोस्त, ये क्या है, 1 माइनस T2/T1 क्या लिख सकता हूँ, 1/6। तो बोल, 2/6 इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 62/T1। तो फाइनली 62/T1 इज इक्वल्स टू, इस तरफ जाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1/6 सेम, 2 माइनस 1 1। तो अब ये हो गया 62/T1 इज इक्वल्स टू 1/6। T1 को हीरो बनाता हूँ मैं, हाँ, तो T1 को हीरो, ऊपर T1, 6 इधर। चलिए, मल्टीप्लीकेशन 6 2 ज़ा 12, 1 372। ये केल्विन है दोस्त, समझ में आ रहा है? अब दोस्त सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा, 99 डिग्री सेल्सियस। बोल, क्लियर हुआ? अरे भैया सर, ये सेल्सियस में था ना, आप क्या यहाँ पे कैसे ये बोल रहे हो? अरे दोस्त, वो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन सेम समझ में आ रहा है? चल, तेरा आंसर है 99 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू।